मैं सबसे पहले आर.एन. सिंह जी को और प्रदेश जनता दल किसान प्रकोष्ठ को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक खास विधेयक जिसका सीधा संबंध देश की कृषि से है, देश के किसानों से है, और वह है बीज। और केंद्र सरकार के द्वारा बीज के संबंध में एक कानून बनाया जा रहा है। उसके जो खतरे हैं उस पर लोगों से चर्चा करके और लोगों को उस विषय पर गोलबंद करके यहां बुलाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर आर.एन. सिंह जी को और किसान प्रकोष्ठ को मैं बधाई देता हूं। हमारी पार्टी की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और जहां तक पार्टी कार्यालय से मुझे जानकारी मिली है 40 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर एकत्रित हुए और ये मुझको 2-3 दिन पहले जानकारी मिली। यानी इतनी तेजी से काम चल रहा है। मैं उसके लिए वशिष्ठ भाई को बधाई देता हूं। पार्टी के सभी साथियों को लोगों से व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम चला जाएगा और उसी तरह से यह दूसरा कार्यक्रम बीज से संबंधित बिहार के अधिकांश लोगों की आजीविका से संबंधित है। 70% से ज्यादा लोग खेती पर ही निर्भर है अपने प्रदेश में और खेती का मूल चीज है बीज और उस बीज से संबंधित एक कानून बनाया जा रहा है और जो प्रस्ताव है उसमें वो इतने खतरनाक है कि अगर समय रहते नहीं रोका गया और जिस रूप में यह विधेयक अभी भी प्रस्तावित है अगर वो पारित होता है तो देश के किसान कंगाल हो जाएंगे और यहाँ की खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। इसमें कोई मेरे मन में किसी भी प्रकार का शक नहीं है और इसका विरोध देश भर में किसान संगठन कर रहे हैं। इसका विरोध कृषि विशेषज्ञ कर रहे हैं। किसानों से संबंधित और खेती बाड़ी से संबंधित समस्याओं पर लिखने वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी विशेषज्ञ और स्तंभकार कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ऐसी है कि उनको इन बातों की चिंता नहीं है। 2004 से प्रयास हो रहा है, इस पर बहुत बहस संसद में आया, संसद की संसदीय समिति में गया, सब होते आते फिर भी जो प्रस्ताव तैयार हुआ है अभी भी बहुत खतरनाक है। और आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि हमने पिछले कुछ महीनों में कृषि से संबंधित 2 विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। एक तो यह है बीज का विधेयक और उसके पहले हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवंशिक रूप से परिवर्तित मनुष्य अगर किसी बीज को आनुवंशिक रूप से उसके जीन में कोई परिवर्तन कर दे वैज्ञानिक पद्धति से
उससे जो चीज तैयार होगी उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी आनुवंशिक रूप से परिवर्तित। अब इसको लेकर के पूरे दुनिया में बहस है। जब हम केंद्र में मंत्री थे उस समय जिस बीटी कपास की बात कर रहे हैं उसका प्रश्न था, हमने उस समय कहा कि इसमें और ट्रायल करने की जरूरत है और परीक्षण करने की जरूरत है। खैर उसके बाद बीटी कपास को मंजूरी मिल गई और बीटी कपास का व्यापार शुरू हुआ और उसका प्रयोग भी हुआ। पिछले साल यानी 2009 में, पिछले वर्ष ने उसके पिछले वर्ष जब बीटी बैंगन की बात आई तो उस समय भी हमने विरोध किया। और इस बार बीटी मक्का की बात आई और जब हमने देखा कि एक जगह उसका परीक्षण हो रहा तो हमने कहा कि हम राज्य सरकार में बैठे और हम लोगों की बिना सहमति के यहां पर परीक्षण होता। परीक्षण भी बहुत खतरनाक है। अब इसको लेकर के दुनिया भर में बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो वैज्ञानिक प्रगति है, कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है वैज्ञानिक प्रगति है, लेकिन इससे संभव है कि अन्य फसलों पर असर पड़े, संभव है मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर पड़े। तो ये सारी संभावनाएं हैं इसके कुप्रभाव। तो वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका और विशेषज्ञों का एक बड़ी जमात है, वो कहती है कि इसके ऊपर और ट्रायल करने की जरूरत है और उसके बारे में पूरे तौर पर परीक्षण होना चाहिए कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक नहीं, और तब हम इसकी इजाजत के बारे में सोच सकते हैं। अभी आशंका है और लोग बिहार में और हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं। यूरोपीय मुल्क इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। जहां इसको रिसर्च करके बनाते हैं वही उसको इजाजत नहीं देते और हम लोगों पर थोपना चाहते हैं। तो जब हमको जानकारी मिली, एक समाचार पत्र में खबर छपी, तो मैंने तुरंत अपने अधिकारियों को कहा कि साहब आप लोगों को मालूम है कि नहीं। उन लोगों का कहा कि हम लोगों को भी अभी खबर नहीं। हमने कहा कि इसका हमको विरोध करना है, छुट्टी का दिन था और तुरंत हमने जो इस प्रकार का काम है इसको देखने के लिए एक कमेटी बनी हुई है भारत सरकार में, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के थे। तो हमने जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं जयराम रमेश जी को, उनको तुरंत फोन लगाया और हमने कहा कि साहब यहां कैसे ट्रायल होगा, और मैंने अपना ऐतराज प्रकट किया। तो उन्होंने तत्काल मेरी बात को स्वीकार किया और कहा कि साहब दफ्तर खुलते हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने आदेश दिया कि इसको रोकिए। फिर पता चला कि साहब वो तो ट्रायल पहले से ही हो रहा है और एक चिट्ठी आई है बाद में ट्रायल शुरू करने के बाद, और वो भी भारत सरकार की जो कमेटी है उसने हमको नहीं खबर किया। उसने तो दिसंबर महीने में ही अनुमति दे दी थी। ये जो जीएम बीज बनाएगी मक्का पर जो कंपनी, वो जो परीक्षण कर रहा था उसने परीक्षण शुरू करने के बाद एक पत्र भेज दिया अनेक जगहों पर। उसमें एक राज्य सरकार को भी पत्र भेजा जो बाद में है, और उसके पहले ट्रायल शुरू था। तो फिर हमने दोबारा ऐतराज किया ये क्यों हो रहा। तो जब देखा कि हम तो ऐतराज कर रहे हैं, तो आनंद फानन यही पूसा में हो रहा, समस्तीपुर पूसा में, जहां राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है उसके ठीक बगल में पूसा में एक केंद्र सरकार का कृषि अनुसंधान का केंद्र है। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में पहला कृषि अनुसंधान का संस्थान वहां बना था, समस्तीपुर में, पूसा। पूसा तो उसका नाम पड़ा।
उसी जगह पर बना था, लेकिन 1934 के भूकंप के बाद वो वहां से उठा करके दिल्ली ले जाए। माने आज से बिहार के साथ अनर्थ नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा, तो दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में भी मूसा बन गया। लेकिन चूंकि यहां सबसे पहले काम शुरू हुआ था, इसलिए वहां भी कुछ एक छोटी मोटी स्टेशन टाइप का रिसर्च स्टेशन करके उन्होंने बनाए रखा। तो उसी रिसर्च स्टेशन में ये मक्का का जो जीएम बीज है उसको लगा करके उसका परीक्षण लोग करते। हमने इतराज जताया, जब हमको पता चला तो राती आनन उसका पौधा उखाड़ करके फेंक दिया, ट्रैक्टर चला दिया उस पर। तो हमने फिर कहा कि लगाना भी गलत है, और लगाना क्यों गलत है इसके बारे में वैज्ञानिकों ने निर्धारित कर रखा कि भाई जहां लगाइएगा वहां से 1000 मीटर दूर तक कोई दूसरा फसल नहीं होना चाहिए, और यहां 300 मीटर के अंदर फसल थी। तो एक तो नियम के खिलाफ परीक्षण चल रहा था, और दूसरा नियम है कि अगर ये पौधा हो गया, और वो पौधा हो गया था छोटा छोटा, अगर उसको उखाड़ा जाएगा तो वो भी वैज्ञानिकों के समक्ष उनकी देखरेख में उखाड़ा जाएगा। राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं, यूनिवर्सिटी का भी कोई प्रतिनिधि नहीं, और साहब उसको आप उखाड़ दिए। तो फिर हमने ऐतराज किया कि आप मेरे विरोध के बाद इसको राताराती उखाड़ दिए, डर के मारे कोई प्रमाण नहीं रहे। पता नहीं लोग इतने डरते हैं और कितना अनर्थ करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लगाना भी गलत था, और लगा करके बगैर सुरक्षा के उपाय किए हुए, बिना सुरक्षा का उपाय किए हुए उसको उखाड़ना भी गलत था, लेकिन हो गया। तो हमने उस सवाल को उठाया, और बीटी बैगन भी अटका हुआ है और बीटी मक्का भी अटकेगा। और दूसरा विषय था ये बीज का विधेयक। अब बीज के विधेयक के बारे में एक पर्चा जो पार्टी का दृष्टिकोण है उसको बतलाते हुए हमारा ऐतराज किया। वैसे तो जो बीज विधेयक बनाया गया उसका घोषित उद्देश्य बहुत अच्छा है। कहा जाता है कि हम गुणवत्तापूर्ण बीज देंगे, उपलब्धता हो अच्छे बीजों की, तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी। उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने के लायक इसमें प्रावधान नहीं, इसलिए हमारा ऐतराज है। उद्देश्य में कोई ऐतराज की बात नहीं है। उद्देश्य का है कि भाई हम अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का बीज रहने देंगे, यानी खराब गुणवत्ता का बीज नहीं रहे, इसी का उत्पादन हो, यही किसानों को उपलब्ध हो, ऐसे ही बीजों का आयात हो। तो ये जो आयात निर्यात हो, यहाँ उत्पादन हो, या यहाँ किसानों के लिए उपलब्धता हो, अच्छी बीज की उपलब्धता होनी चाहिए। तो उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, तो हम उद्देश्य के तो विरोधी नहीं हो सकते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन हमने उसी कसौटी पर पूरे विधेयक को कसा कि क्या ये उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा। तो हम पाते हैं बहुत सारे विषय, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं 8-10। उस कसौटी पर कसने के बाद हम देखते हैं कि ये खरा नहीं उतरता। अब जैसे अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलना चाहिए, लेकिन दाम भी तो किफायत होना चाहिए, दाम भी तो किसान के पहुंच के अंदर होना चाहिए। दाम बहुत ज्यादा, और ये इस तरह के बीज हैं कि एक बार बाजार पर छा जाएंगे और फिर वो मनमाना कीमत अपना बढ़ाते चले जाएंगे, तो किसान कहां जाएगा। आज तो किसानों को अधिकार है कि हम जो फसल उपजाते हैं उसका एक हिस्सा हम बीज के रूप में रख सकते हैं, हम उस बीज को अगली बार बो सकते हैं, हम उसको बेच सकते हैं, किसी दूसरे किसान भाई बहन के साथ अदला बदली कर सकते हैं। ये सारा अधिकार हमारा है। और अगर इस तरह का बीज आ गया, उसमें इस तरह का कोई सुविधा नहीं, ये सुविधा उसमें छिन जाए, ये ऐतराज की बात है। तब तो हम पूरे तौर पर निर्भर हो जाएंगे।
अब उस आपस में आप अदला बदली नहीं कर सकते हैं, जब है तो आप उन्हीं से खरीदिए। तो इस प्रकार के कई ऐसे उसमें प्रावधान किए गए हैं जो किसानों के हित में नहीं है, जो बीज निर्माता कंपनियां होंगी उनके हित में। तो आखिर बीज का विधेयक किसके लिए? भारतीय या बीज का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए? और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आप पूरे भारत को खुला छोड़ देंगे? हमने ऐतराज किया कि कृषि है राज्य का विषय, भारत के संविधान के मुताबिक कृषि राज्य का विषय है, और कृषि के संबंध में अगर कोई निर्णय लेते हैं उसमें राज्यों को उसका अधिकार न रहे तो ये कौन सा कानून? ये तो हमारे संविधान की भावना के प्रति। तो इस तरह से अनेक चीजें। अब देखिए एक बात और जान लीजिए आप, क्या है ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं बीज बेचती और बीज बेचती हैं, और उसके बाद मान लीजिए कि बीज सफल नहीं हुआ, फेल करके, तो किसानों को क्या मिलेगा? हम चिंतित इस बात को लेकर के। अभी 2 साल पहले बिहार में मक्का के बाली में दाना नहीं आया। अखबारों में खबर छपी, हमने विशेषज्ञों को भेजा, सब तरह से जांच पड़ताल कराया, और उस बार 61,000 हेक्टेयर में जो सरकारी आंकड़ा इकट्ठा किया गया, जो किसानों ने आवेदन दिया, जानकारी दी, उसके आधार पर 61,000 हेक्टेयर खेत में मक्का की फसल बर्बाद हो गई बीज के चलते। और कमाल देखिए, जब हमने जांच पड़ताल कराई तो पता चला, और वो कहने लगा कि नहीं, किसान ने समय के थोड़ा पहले बो दिया इसलिए ऐसा हो गया। जो उसमें लिखा हुआ, कई तरह की बहानेबाजी शुरू हुई। लेकिन मक्का का बीज जो सरकारी कंपनियां थी उनका खरीद कर जिन किसानों ने लगाया था, उनको उस ठंड के बावजूद, जो वो बहाना बनाते थे कि ठंड के चलते उनका बीज, उनके मक्के के बाली में खूब दाना आया। तो जो सरकारी कंपनी थी या दूसरी और कई कंपनियां थी, उनके बीज में यह शिकायत नहीं आई। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसके बीज में इस प्रकार की शिकायत आई। उन्होंने तो कोई मुआवजा नहीं दिया किसानों को, उल्टे किसानों पर तोहमत लगा दिया कि आपने ठीक ढंग से खेती नहीं की, समय के पहले बीज लगा दिया, आदि आदि। और किसानों की माली हालत खराब हो गई थी। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अगली फसल लगाने के लिए उनको सहूलियत हो, उनको कुछ पूंजी हो, 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से हमने राज्य सरकार की तरफ से उन प्रभावित किसानों को सहायता दी। 61,000 हेक्टेयर में 61 करोड़ रुपया का हमने सहाय राशि का वितरण करवाया। और बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां जिसने बीज बेचा, माल बनाया, वो एक दाम नहीं किसी को दिया। तो ये जो कानून बन रहा, तो हमने यही सवाल उठाया कि हमको आप नीति बता रहे। बिहार में ये हो चुका। जो बीज कंपनियां हैं दावा करती हैं कि साहब हमारा बीज लगाइए, आपको इतनी उपज हो। हमने कहा कि सबसे पहले बीज कंपनी जो दावा करे, अगर किसान को उतनी उपज नहीं हो तो जितना कम उपज हो उसका वो मुआवजा करे। इसमें बीज कंपनी इसका प्रावधान भी, वरना बेचने वक्त तो तरह तरह से वो अपना सब भाग दिखा देता है। किसान झांसे में आके ले लेते हैं, और हुआ नहीं, उनका मारा चला गया तो देगा कौन? लोगों को तो मालूम है नहीं। हर बात अंत में सरकार पर आती है। लोग कहते हैं कि लोग देख नहीं रहे थे। उन दिनों हम अखबार में कुछ खबर देख करके दंग थे कि लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे पास कोई अख्तियार नहीं। आइए, बीज विधेयक बनने के बाद तो और अख्तियार खत्म हो जाएगा राज्य, कुछ बचेगा नहीं हम लोगों के हाथ। कौन नियंत्रित करेगा? कौन वो रास्ते से भटकेंगे तो उनको रास्ते पर लाएगा? कौन मुआवजा देगा किसान? अगर इस तरह की घटना घटेगी तो हमने ये सवाल उठाया है। हमने कहा कि ये
प्रावधान होना चाहिए विधेयक में कि अगर बीज फेल करता, विफल होता, तो मुआवजा भरे बीज कंपनी, और किसान को जब मुआवजा देगा तो मुआवजा उसको क्या देना है ये भी विधेयक में रहना चाहिए। जैसा ठीक कहा इन्होंने भी, आनंद सिंह बोल रहे थे, पता नहीं आप में से कितने लोग ध्यान से सुन रहे थे कि मुआवजा देगा तो बीज का जो दाम है उतने भर देते। सवाल बीज के दाम का नहीं, हमारी खेती तो चौपट हो गई, हम तो उसी पर निर्भर थे। इसलिए मुआवजा तो मिलना चाहिए जो आपने वादा किया कि इसमें इतनी उपज होगी, उसके हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, और ये सारी बातों का प्रावधान है। और अगर कोई बीज कंपनी का बीज या वो कोई नकली बीज बेच देता है तो ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर सजा, दंड और जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए। हमने चिट्ठी इनको लिखी तो हमको चिट्ठी लिख करके भेज दिए कि भाई हम पेनाल्टी का कर रहे हैं 25,000 रुपया से 5 लाख, यानी नुकसान होगा अरबों में, आप पेनाल्टी लगेगा उसको 25,000। जरा बताइए, इससे बढ़ करके कोई मजाक कर? दिल्ली में बैठ के ऐसी सरकार बैठी हुई मजाक कर रही। हम उनको फिर आज लिख रहे हैं, हमारे चिट्ठी का उन्होंने जवाब दिया था शरद पवार, आज हम फिर लौट करके लिख रहे हैं, ये मजाक है। आप ही बताइए कि अगर कोई गलती करे तो उसको सजा गलती के अनुरूप मिलनी चाहिए या इस तरह से नाकाफी सजा मिलनी चाहिए? ऐसा तो रोज जुर्माना भर के वो आगे काम करता जाए, रोज जुर्म करता जाए, रोज जुर्म करे। तो हम लोगों का विरोध इन सभी बिंदुओं पर, अनेक चीजें ऐसी है कि जिसके बारे में अगर आज हम लोगों ने नहीं देखा, अब राज्य का अधिकार छीन लिया, अब दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अपना बीज बेचिए, हमने कहा कि नहीं चलेगा। हमारी स्थानीय वैरायटी भी है, सब आदमी जाएगा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने। हमारे किसान का वैरायटी हो जाएगा दिल्ली रजिस्ट्रेशन कराने, यही रजिस्ट्रेशन करावे। और रजिस्ट्रेशन करा दिया जितने लोगों ने अपना बीज का, वो यहाँ व्यापार करेगा, वो इजाजत राज्य से लेनी चाहिए, वरना दिल्ली में बैठे बैठे लोग इजाजत देंगे और हमारा खगड़िया में या बेगूसराय का मक्का फेल कर जाएगा। अब उसके लिए हम लोग जवाब देते फिर, उधर से आनंद सिंह आवेंगे, इधर से पूनम देवी आवेंगी, अनर्थ हो गया। लोगों को कहां मालूम है अनर्थ हो गया, तो उपाय निकालिए। तो हम उपाय निकालना चाहते हैं, इसीलिए हम पहले ही से धरे ऐसा बीज विधेयक, ये काला विधेयक पास न हो। और हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बातचीत हुई है, अन्य दलों के नेताओं से भी बातचीत हुई है, हम वाम दलों से भी अनुरोध कर रहे हैं, हम सभी दलों से अनुरोध करेंगे, जो लोग भी किसान के बीच किसान का वोट मांगने जाते हैं, सभी लोगों से अपील करेंगे कि सदा सदा के लिए किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम बनाने देने वाले विधेयक को मत लाइए। और गुणवत्तापूर्ण बीज अगर देना है तो जरूर देना चाहिए, लेकिन इसके साथ दाम जुड़ा हुआ है कि नहीं, दाम जरूरी है कि नहीं? जैसा हमने शुरू में कहा, तो दाम का कोई प्रावधान ही नहीं, कंपनी को जो मर्जी दाम रखे। अभी बीटी कपास के बारे में कह रहे हैं, अब बीटी कपास फैलते 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 उसने कब्जा कर लिया कपास में, अब जो मर्जी वो दाम बढ़ा के कर दे। कितना झंझट हुआ, इतना ऊंचा दाम था, और आज तो अब उनको नियंत्रित करने का कोई उपाय किसी के पास नहीं है। उसी तरह से समझ लीजिए बाकी सब चीज का आएगा। और दाम हमारी देसी जो भी बीज बना करके बेचते हैं, सब्जी के बीज का दाम बाजार में पता कर लीजिएगा। जहां अपने देश के अंदर, राज्य के अंदर बीज बनाने वाले, पैदा करने वाले, बेचने वाले, व्यवसाय करने वाले अगर प्रति किलो 100 में है, तो ये जो कंपनियां आवेंगी उसका कीमत होगा 1000 में, हजारों में कीमत होगी। और धीरे धीरे अपना वैरायटी सब खत्म हो जाएगा, ये विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी का वैरायटी रह जाएगा। उसके बाद या तो खेती करना है तो ही उसका महंगा बीज खरीदिए, और नहीं तो खेत को परती रखिए, कोई विकल्प नहीं रहेगा।
ये इतना खतरनाक है। हमने कहा है कि बीज के व्यापार करने वाले लोग जो कीमत तय करेंगे उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। ये कीमत तय करने का एक तंत्र होना चाहिए और किसानों के पहुंच के अंदर रहे कीमत, तो वो कीमत किसान की पहुंच के अंदर होनी चाहिए, इसका इंतजाम होना चाहिए। आज के विधेयक में इसका कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस तरह का इंतजाम होना चाहिए और जब तक ये इंतजाम नहीं होगा तब तक हमारा बीज विधेयक पर विरोध जारी रहेगा, चाहे वो जितना भी फर्क लाने की कोशिश करें। अब किसान, अब बीज विधेयक में किसान का परिभाषा भी दिए हुए, तो जो भी गांव में रहता है सबको किसान मानिए। आइए, हम नहीं कह रहे, जो स्वामीनाथन आयोग है उसने राष्ट्रीय किसान आयोग, उसने जो किसान की परिभाषा की वही किसान की परिभाषा मान लेंगे। ये सब सारी चीजें हम कह रहे हैं, नहीं तो किसी को छूट मिलेगा, किसी को छूट नहीं मिलेगा, मारा जाएगा बिहार का किसान। और अब हमारे यहाँ ज्यादा कोई बहुत जोत वाले किसान बहुत सीमित हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर गरीब गुरबा छोटा मोटा किसान, एकदम बिल्कुल सीमांत किसान लोग बचे, तो हमको तो उनके हित की रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए दाम का सवाल हो, बीज फेल करे या अच्छी गुणवत्ता का बीज न मिले तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। जो गड़बड़ करे उसको सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। राज्य के का विषय है, राज्य को यह अधिकार मिलना चाहिए। ये सब चीज नहीं होगा तो हम बने हैं लोगों को बीज का व्यापार करने के लिए कानून बनाए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती, कहेंगे कि किसानों को हम अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराना चाहते हैं और गुणवत्ता का प्रश्न, गुणवत्ता के प्रश्न से कीमत को अलग नहीं किया जा सकता। अच्छी गुणवत्ता, उचित कीमत, जो वादा करिए कि इतनी उपज होगी उतनी फसल होनी चाहिए। और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं सब लिख देगा अपना, वो पैकेट पर अंग्रेजी में कुछ लिखा रहेगा, अब वो कै को पढ़ेगा, कितना आदमी पढ़ेगा, कहेगा तो हम लिख तो दिए हैं। तो उसको स्थानीय भाषा में जो भी उनको परामर्श देना है वो लिखना पड़ेगा। और ये व्यापार करेंगे तो उनका दायित्व होगा कि अपने बीज के साथ साथ लोग शिक्षण करें, लोगों को बतावें कि क्या करना होगा, ये उनकी जवाबदेही है। अपना बीज बेचेंगे बढ़िया हिसाब है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, वो खाली बीज बेच करके चले जाएंगे, हुआ भगवान भरोसे आप जाएंगे। नहीं तो कह देगा कि साहब आपने ठीक समय पर पानी नहीं दिया, ठीक समय पर निकौनी नहीं किए, या उस दिन टेम्परेचर बढ़ गया। इसके बाद विदेश का बीज आता है। याद है एक बार विदेश से जो आया तो साथ जो घास आया है जो आज तक उससे मुक्ति नहीं मिली है लोगों को, जहरीला घास भी साथ आया है, सबको पता है ना। पूरे गांव में वो कुछ भी कर दीजिए खत्म नहीं होता, उखाड़ दीजिए, अगर उसको जलाइएगा तो उसका जो धुआं है उसमें रोग होता है। तो बाहर से बीज आया, उसके साथ जो साथ घास आया। तो हम लोगों का यह कहना है इस बीज विधेयक में इसका भी प्रावधान नहीं। हमने मांग किया है कि अगर कोई आयात करेगा, बाहर से बीज आ रहा है, तो फिर उसको जिस राज्य में बेचना है उस राज्य में जगह जगह उसको ट्रायल करके, परीक्षण करके ये साबित करना पड़ेगा कि यहाँ की आबो हवा के अनुकूल वो बीज है, और तब उसको व्यापार करने की इजाजत। और यहाँ जो परीक्षण करेगा उसके हिसाब से उसको लाइसेंस मिलेगा, सर्टिफिकेशन होगा। ये नहीं कि विदेश में वो बीज का उत्पादन करते हैं और वहां की संस्था ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, वो आपसे आप यहाँ मान्य हो। अभी का यही सब है प्रावधान, ये सब प्रावधान नहीं है। समझ लीजिए खेती कितनी चौपट है। ये विषय तो ऐसा है कि समय के पहले उठाइए तो बहुत लोगों का ध्यान नहीं है, माफ कीजिए। हम आम तौर पर जब तक झेलते नहीं है, भुगतते नहीं है, तब तक जगते नहीं। लेकिन हमको तो आपने अपना पहरेदार चुना, मेरा तो काम है पहरा देना। तो हमको तो पता चल गया कि गड़बड़ी होने वाली है, तो हम पहले ही से जगा रहे हैं। चोर आने वाला है तो हम पहले से जाग करवा रहे हैं।
कि अगर आ गया इसी रूप में बीज विधेयक तो ऐसी कंपनी व्यापार करने आ जाएगी और खेत रखा रह जाएगा। देखिए कि फसल तो लहला रही है लेकिन उसमें दाना आया ही, रोते रोते आपका समय बीतेगा। ये हो सकता है, भगवान न करे कि ये नौबत आवे, लेकिन इसकी संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर इस रूप में, जिस रूप में आज का बीज विधेयक है, पास हो गया संसद से, तो हम सबका आह्वान करते हैं। मैं सांसदों का आह्वान करूंगा, सभी दलों का, कि इस प्रकार के विधेयक को पारित न हो। और दूसरी बात आपका आह्वान करेंगे कि जाग जाइए, और एक बात पक्का जान जाइए, जागने के बाद कोई चोरी नहीं कर सकता। यकीन मानिए, जगने भर की देर है। आज सबसे बड़का झंझट दिल्ली में, दिल्ली के लोग समझ नहीं रहे दीवार पर की लिखा हुआ। अब जनता भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। देखे नहीं अधरतिया में जाके लाठी चला रहे हैं, बताइए। दिन में बाबा रामदेव के सामने साष्टांग, और रात में आंसू गैस का गोला छोड़ा। बंद जगह, अब यहां बताइए कोई आंसू गैस का गोला छोड़ेगा तो ये जलियांवाला बाग ही जैसी बात। अरे खुले जगह में आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है ना, वो टेंट में आंसू गैस का गोला छोड़ रहा, किसी को पीट रहा, कोई कैसे भागा, कोई कैसे भागा, कोई कैसे भागा। तो अब अन्ना हजारे साहब को भी जंतर मंतर पर बैठने की इजाजत नहीं मिली। अरे भाई, किसी को भगा दोगे रात में, खदेड़ के, पीट पाट करके, देह हाथ तोड़ करके, या किसी को जंतर मंतर पर बैठने नहीं दोगे, तो इससे क्या, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनता जगी है वो फिर से सोने वाली है। जनता अब नहीं सोने वाली, हिसाब लेते। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि बीज का मसला ऐसा है, जो हमारी अधिसंख्य आबादी किस खेती पर निर्भर है, और बीज उसका मूल तत्व है, उसी पर सब कुछ निर्भर है। और इसमें जो लूट होने जा रहा है, समय रहते चेत जाइए। हमको जो आपने ताकत दी है, हम तो अपनी ताकत का उपयोग खुलेआम करते हैं, और बिल्कुल समय पर हमने रोका बहुत चीजों को। हमसे जितना बल पड़ेगा हम तो करेंगे, लेकिन आप जाग जाइए। और ये सम्मेलन का मकसद है, जब किसान जाग जाएगा तो दिल्ली में बैठे हुए लोग साजिश करने में कामयाब नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामना। लगन का दिन, और तब आप लोग जब आ गए, जागने की शुरुआत, लगन पानी का दिन है, तब आप यहाँ आ गए, तो जागने की शुरुआत है। इस मुहिम को जारी रखिए, और आर.एन. सिंह जी से कहेंगे कि और लोगों को जोड़िए, और सबके साथ मिलकर एक एक दरवाजे तक पहुंच जाइए, और सबके समझने की भाषा में पर्चा छपा के लोगों तक पहुंचाइए। लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, और जो खतरा आने वाला है उसके प्रति सचेत हो जाएंगे, और पूरे तौर पर जग जाएंगे। और लोग जब जग जाएंगे तो लोकतंत्र में जनता की ताकत के सामने कितना से कितना बड़ा कोई साजिश करता क्यों न हो, टिक नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात